गरीब सहेली ने चुराया अमीर सहेली का बच्चा। पायल नाम की एक गरीब लड़की अपने गरीब माता पिता शेखर और उर्मिला के साथ अपने छोटे से घर में बैठी हुई रो रही थी। तभी वहां पायल की बचपन की सहेली अनुपमा पायल के घर के दरवाजे के बाहर आकर पायल की बातें सुन रही थी। नहीं माँ, मैं आपको अपना ये घर नहीं बेचने दूंगी। ये घर पिताजी ने कितनी मेहनत से बनाया है। बिटिया, अगर ये घर नहीं बेचेंगे तो तेरी शादी कैसे होगी? बड़ी मुश्किल से तो इतने अच्छे घर का रिश्ता आया है, तुम्हें शादी करनी होगी। हाँ पायल बिटिया, वैसे भी हम जैसे गरीबों के पास कहाँ है इतना पैसा कि हम तुम्हारी शादी करवा सके। हमें ये घर बेचना ही होगा बिटिया। माँ, पिताजी, अगर ये घर बिक गया तो आप दोनों कहाँ रहोगे? मैं अपनी खुशियों के लिए आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती। नहीं पिताजी, मैं आपको ये घर नहीं बेचने दूंगी। आप आलोक को रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। पायल का रिश्ता उसी गांव में एक गरीब परिवार के लड़के आलोक के साथ तय हो चुका था। आलोक के परिवार वाले भी पायल के परिवार वालों की तरह गरीब थे। अब बाहर खड़ी अनुपमा ये सारी बात सुन लेती है। मेरी सहेली इतनी मुसीबत में है और मुझे इस बात की खबर भी नहीं। पायल, तो चिंता मत कर, तेरी और मेरी शादी अब एक साथ ही होगी। अनुपमा पायल के घर के अंदर चली आती है। अनुपमा को देखकर पायल और उसके माता पिता अपने आंसू पोंछ लेते हैं। अरे अनुपमा, तू कब आई? बस अभी आई। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अनुपमा के लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं काकी जी, मैं घर से चाय पी कर आई हूँ। पायल, मैं आप सबको एक बात कहने आई हूँ। कैसी बात अनुपमा? पायल, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और मेरी शादी एक साथ हो, और वो भी तुम्हारे घर में। मैंने अपने माता पिता को मना लिया है, वो मेरी शादी इस घर में करवाने के लिए राजी हो चुके हैं। क्या? पर अनुपमा? परवर कुछ नहीं, कल ही यहाँ पिताजी कई सारे कारीगरों को भेज देंगे। वो तुम्हारे इस घर को अच्छे से मरम्मत करवा देंगे और नया मजबूत भी बनवा देंगे। ये सुनकर पायल और उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। अनुपमा, मैं जानती हूँ ये सब तुम हमारे लिए कर रही हो। तुम्हारी और रमेश की शादी मेरी शादी के 20 दिन बाद होने वाली है, पर हमें अपना घर ना बेचना पड़े, इसलिए तुम अपनी शादी मेरी शादी वाले दिन ही कर रही हो। बस कर यार अनुपमा, बचपन से लेकर अब तक तूने मुझ गरीब के लिए कितना कुछ किया है, अब और नहीं अनुपमा। तू मेरी बहन से बढ़कर सहेली हो पायल, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। चल, अब इमोशनल बातें बहुत हो चुकी, अब मुझे घर जाने दे, बहुत काम बाकी है करने के लिए। इतना कहकर अनुपमा पायल के घर से चली जाती है। पायल और अनुपमा दोनों बचपन की सहेलियां हैं। दोनों एक दूसरे से सगी बहन से बढ़कर प्यार करती हैं। अनुपमा एक अमीर परिवार की बिटिया थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। पायल और अनुपमा की शादी एक ही मंडप में एक साथ होती है। पायल के छोटे से घर में हो जाती है, जिसके बाद पायल की शादी का सारा खर्च अनुपमा के माता पिता ही उठाते हैं, जिसके चलते पायल के माता पिता को अपना घर बेचना नहीं पड़ा। शादी के बाद पायल अपने पति आलोक के साथ अपने गरीब ससुराल में थी। पायल के ससुराल में उसकी सास मीनल थी और अनुपमा अपने पति रमेश के साथ अपने अमीर ससुराल में थी। अनुपमा की ससुराल में उसकी सास सुजाता और ससुर दर्पण था। एक दिन सवेरे पायल अनुपमा के ससुराल आती है। पायल ने पुराने कपड़े पहन रखे थे। अरे पायल, तुम आओ आओ, अंदर आओ। माँ जी, ये पायल है, मेरी बचपन की सहेली, इसी गांव में रहती है। सुजाता पायल को ऊपर से नीचे तक देखती है। ये तुम्हारी सहेली है बहू, इसका अवतार तो देखो जरा, कैसे गली की फटीचर की तरह लग रही है। ये सुनकर पायल की आंखें भर आती हैं। माँ जी, ये क्या कह रहे हो आप? पायल, तुम माँ जी की बात को दिल पर मत लेना। आओ, तुम यहाँ सोफे पर बैठो। खबरदार, जो इस गरीब फटीचर को मेरे इतने महंगे सोफे पर बिठाया बहू, इसकी औकात नहीं है इतने महंगे सोफे पर बैठने की। ए सुन, जो भी नाम है तेरा, यहाँ फर्श पर बैठ, पानी पी और निकल जा यहाँ से, और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ मत आना इस घर में, समझी ना? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। ये बातें सुनकर पायल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अनुपमा अपने ही घर में अपनी सहेली का इतना अपमान सुनकर दुखी हो जाती है। तभी सुजाता का पति दर्पण कहता है, पायल बिटिया, सुजाता की बातों का बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे ही है, बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती। कोई बात नहीं काका, मुझे काकी की बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा, वो मुझसे बड़े हैं।
वो मुझे जो चाहे कह सकते हैं, उनका हक है पूरा। अच्छा अनुपमा, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरी राह देख रही होंगी। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। मुझे पता है पायल, तू भले ही यहाँ से चेहरे पर मुस्कान लेकर गई है, पर अंदर से तेरा दिल बहुत ही दुखा है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन पायल। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पायल जब भी अनुपमा से मिलने उसके ससुराल आती थी तो सुजाता इसी तरह से पायल की गरीबी का अपमान करती थी, पर अपनी सहेली का ससुराल होने की वजह से पायल अपना हर अपमान खुशी खुशी सह लेती थी। इधर अनुपमा जब भी पायल के गरीब ससुराल में आती थी, पायल की सास अनुपमा की बहुत अच्छे से खातिरदारी करती थी। 2 साल बाद अनुपमा इस समय 8 महीने की गर्भवती थी और पायल को अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। अब तो पायल की सास भी पायल को बांझ कहती थी। एक दिन पायल अपने ससुराल में काम कर रही थी, तभी उसके हाथों से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। अरे ओ बांझ कहीं की, अंधी है क्या? इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। पता नहीं कहाँ से इस गरीब की औलाद को मैंने अपने घर की बहू बना दिया था। अरे तेरी सहेली अनुपमा को देख, 1 महीने बाद ही एक बच्चे की माँ बनने वाली है वो, और एक तू है बांझ कहीं की, जो अपनी कोख से संतान तक पैदा नहीं कर सकती। माँ जी, मुझे संतान नहीं हो रही, उसमें मेरा क्या कसूर है? मीनल पायल को खूब खरी खोटी सुनाती है। अगले दिन पायल अपनी सहेली अनुपमा के घर जाती है। दोनों अनुपमा के कमरे में बैठे हुए थे, तभी सुजाता वहां आती है। अनुपमा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इस बांझ पायल को इस घर में ना बुलाया कर। अरे इसकी मनहूसियत कहीं तुझ पर लग गई तो? तुझे पता है ना, तू इस समय गर्भवती है। अरे इस बांझ का साया भी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए घातक है। माँ जी बस कीजिए, किसी को हर बार जरीर करना अच्छा नहीं होता। अपनी बकवास बंद कर अनुपमा, चल निकल यहाँ से अपनी मनहूस सूरत लेकर बांझ पायल। और आज के बाद इस घर में कदम भी रखी ना तो धक्के मारकर तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। अपना इतना अपमान सुनकर पायल बहुत रोने लगती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। अनुपमा को लेबर पेन होते हैं, सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी पायल भी वहां आती है। उस समय सुजाता दर्पण से बातें कर ही रही थी। सुनो जी, अगर अनुपमा बहू को लड़की हुई ना तो हम उसे जान से मार देंगे। मुझे ना पोता ही चाहिए। तभी ये बातें चुपके से पायल सुन लेती है। क्या? बाप रे बाप, ये अनुपमा की सास की सोच तो कितनी गंदी है। अगर अनुपमा को बेटी हो गई तो? थोड़े समय बाद अनुपमा एक बेटी को जन्म देती है। उस समय अनुपमा बेहोश थी और सुजाता दर्पण हॉस्पिटल के बाहर थे। बाप रे, अनुपमा को तो बेटी हुई है। कहीं अनुपमा की सास इस मासूम बच्ची को जान से न मार दे। तभी किसी के न होने से पहले ही पायल चुपके से अनुपमा के पास जाती है और उसकी बेटी को चुपके से उठाकर अपने घर ले आती है। थोड़े समय बाद अनुपमा अपनी बेटी को ना पाकर बहुत रोने लगती है। डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरी बच्ची? हॉस्पिटल से उसे किसने चुरा लिया, मेरी बेटी को? देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम उस बच्चा चोर का जरूर पता लगा लेंगे। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं। क्या बहू की बेटी हुई थी? चलो अच्छा ही हुआ कि उसकी बेटी होते ही लापता हो गई। थोड़े समय बाद अनुपमा कैमरे में पायल को बच्चा ले जाते हुए देखती है तो अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। पायल ने मेरी बच्ची को चुराया है। फिर क्या था? अनुपमा दौड़ती हुई पायल के घर जाती है और आते ही पायल को एक जोरदार चांटा मार देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई पायल मेरी बच्ची को चुराने की? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सहेली मेरे साथ ऐसा करेगी। अनुपमा, मैंने तेरी बच्ची को चुराया नहीं, बल्कि उसकी जान बचाई है। उसके बाद पायल अनुपमा को सुजाता की सारी बातें बताती है। ये सुनकर अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। क्या माँ जी इतनी गंदी सोच रखती हैं? इसीलिए मैंने तेरी बच्ची को हॉस्पिटल से चुरा लिया था अनुपमा। उसके बाद अनुपमा अपनी सास को पुलिस के हवाले कर देती है और हमेशा के लिए अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है। और इधर कुछ महीने बाद ही पायल भी गर्भवती हो जाती है और एक प्यारे से बच्चे को जन्म देकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। आम रस वाले आम रस ले लो, आया भैया आम रस बेचने, गली गली ले लो आम रस, ले लो आम रस। अरे खट्टे मीठे स्वादिष्ट आम का रस जो भी पिएगा चटकारे लेगा। और भाई आम रस वाले आम रस ले लो आम रस। हरिया ऐसा कहकर चिल्लाते हुए आम रस बेचते हुए गांव में आता है। गर्मी की वजह से गांव के कई सारे लोग उसके पास भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। गांव के सारे बच्चे उसके पास से आम रस खरीदते हैं और चटकारे ले लेकर पीते हैं।
अपनी माँ सावित्री के पास जाकर उससे कहते हैं, माँ माँ देखो, आमरस वाला आ गया है। मुझे भी आमरस पीना है माँ, मुझे भी आमरस दिलाओ ना। माँ देखो ना, गांव में सबकी माँ अपने बच्चों को आमरस पिला रही है। आप हमें क्यों नहीं पिलाती हो? हमें भी आमरस पीने का मन करता है, लेकिन आप तो हमें कुछ भी नहीं दिलाती हो। ओहो, ये आमरस वाला तो रोजाना ही आता रहता है। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें आमरस जरूर पिलाऊंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, और जो पैसे हैं उनसे मुझे तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करना है। नहीं माँ, आप हमें आमरस पिला दो। देखो ना माँ, सभी बच्चे आमरस के चटकारे ले रहे हैं। माँ, आप हर रोज कहती हो कि कल पिलाऊंगी, लेकिन ये कल नहीं आता है माँ। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, समझने की कोशिश करो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे होंगे मैं तुम्हें आमरस पिला दूंगी। थोड़ा तो सब्र करो। कोई बात नहीं शालू, अगर माँ कह रही है तो वो हमें कल आमरस पिला देंगी। राधिका की बात मानकर शालू शांत हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सावित्री थोड़े से पैसों से खाने का सामान लेकर आती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। सावित्री एक विधवा औरत थी। वो बहुत मेहनत करके अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन वो अपने मालकिन के घर पर जाती है। मालकिन, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, अब मैं चलती हूँ। मेरी दोनों बेटियां घर पर इंतजार कर रही होंगी। तभी उसकी मालकिन कहती है, ठीक है चली जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम एक काम करना। फ्रिज के अंदर आमरस की बोतल रखी है, जरा मुझे एक गिलास आमरस तो देती जाना। अपनी मालकिन का कहा सुन सावित्री किचन के अंदर आ जाती है और फ्रिज के अंदर से एक गिलास में आमरस निकाल लेती है। जिसके बाद सावित्री आमरस देखकर अपने मन ही मन सोचती है, मेरे दोनों बच्चे आमरस के लिए तरस रहे हैं। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा आमरस इसके अंदर से ही निकाल कर ले जाती हूँ, लेकिन अगर मालकिन को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। तभी उसकी मालकिन उसे आवाज लगाती है, अरे सावित्री, कहाँ रह गई? अरे आमरस लेने गई या फिर बनाने गई है? अपनी मालकिन की आवाज सुनते ही सावित्री गिलास का आमरस लाकर अपनी मालकिन को दे देती है, जिसे पीते ही उसकी मालकिन कहती है, ओहो, ये कैसा आमरस है? लगता है एक्सपायर हो गया है। एक काम करो तो आमरस को बाहर नाली में फेंक दो। मालकिन वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेचारी सावित्री बहुत खुश होती है और वो अपनी दोनों बेटियों के लिए आमरस को बोतल में ले लेती है। अच्छा हुआ जो मालकिन ने मुझे अपने आप ही आमरस की बोतल दे दी। अब मैं ये आमरस अपनी दोनों बेटियों को पिला दूंगी। आज तो वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। सावित्री ऐसा कहकर आमरस की बोतल लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। चलते चलते थोड़ी ही दूर पर उसे एक बूढ़ा आदमी बेहोश नजर आता है। हे भगवान, ये आदमी तो यहाँ बेहोश पड़ा है, पता नहीं क्या हो गया है, जरा देखती हूँ। सावित्री जैसे ही उस बूढ़े आदमी के पास जाती है, वो बूढ़ा आदमी पानी के लिए तरस रहा होता है। पानी, 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 कोई मुझे पानी पिला दो। वहां पर हैंडपंप है, उस हैंडपंप से थोड़ा सा पानी पिला दो। पानी पिला दो, मर जाऊंगा वरना मैं। हे भगवान, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सावित्री उस हैंडपंप के पास जाती है, आमरस की बोतल वहां रख देती है। इसके बाद वो उस हैंडपंप को चलाने की कोशिश करती है। हे भगवान, इसके अंदर से तो पानी निकल ही नहीं रहा है। लगता है काफी पुराना हैंडपंप है। एक काम करती हूँ, यह आमरस ही इस बूढ़े आदमी को पिला देती हूँ। सावित्री ऐसा सोचकर आमरस की बोतल उस बूढ़े आदमी के पास ले जाती है और उसे आमरस पिला देती है। जिसके बाद उस आदमी को होश आ जाता है और वो सावित्री को आशीर्वाद देने लगता है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुमने मुझे ये आमरस नहीं पिलाया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। तभी वो बूढ़ा आदमी उस हैंडपंप के पास जाता है और उसे चलाना शुरू करता है। बूढ़े आदमी के चलाते ही हैंडपंप के अंदर से आमरस निकलना शुरू हो जाता है और वो उस खाली बोतल में आमरस भर लेता है। जिसके बाद वो उस औरत को दे देता है। ये लो, तुम्हारी दोनों बेटियां आमरस का इंतजार कर रही होंगी। ये आमरस उन दोनों को पिला देना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक हैंडपंप के अंदर से आमरस कैसे निकल सकता है? क्योंकि ये हैंडपंप कोई मामूली हैंडपंप नहीं है, बल्कि जादुई हैंडपंप है। हैंडपंप को चलाते हुए पानी के अलावा अगर तुम किसी भी चीज की मांग करते हो तो ये जादुई हैंडपंप तुम्हें वही देगा।
क्या मैं इस हैंडपंप का इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरी दोनों बेटियों को आमरस बहुत पसंद है। अब से मैं इस जादुई हैंडपंप से ले जाया करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब तुम इसके अंदर से आमरस निकाल कर ले जा सकती हो। ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है, जिसके बाद सावित्री आमरस लेकर अपने घर पहुंचती है और वो अपनी दोनों बेटियों को आमरस पिलाती है, जिसे पीते ही वो दोनों कहती हैं, वाह माँ, कितना स्वादिष्ट आमरस है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसका स्वाद इतना टेस्टी होगा। आज पता चला माँ, आखिर लोगों को आमरस इतना पसंद क्यों होता है। इतना खट्टा मीठा और चटपटा है। मुझे और दो ना माँ, मुझे और पीना है। अच्छा, तुम्हें और पीना है, रुको मैं तुम्हें और देती हूँ। जितना तुम्हें पीना है उतना पी लो। अब तो मैं तुम्हारे लिए रोजाना आमरस ले आया करूंगी। ये सुनते ही सावित्री की दोनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। उस रात सोते हुए सावित्री अपने मन ही मन सोचती है, लोगों को आमरस बहुत पसंद होता है। अगर मैं इसी तरह आमरस बेचूं तो थोड़े पैसे कमा सकती हूँ, जिससे मैं अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई में पैसा लगा सकूंगी और मेरे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सावित्री ऐसा सोच सोच कर सो जाती है और अगले ही दिन वो जादुई हैंडपंप के पास जाती है और अपने मन में आमरस के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद वो हैंडपंप चलाती है और कई सारी बाल्टियों में आमरस भर लेती है। ले लो भैया आमरस, आमरस वाली, आमरस ले लो भैया। अमृत खट्टा मीठा चटपटा आमरस, जो एक बार पिएगा बार बार मांगेगा। पी लो भैया आमरस। सावित्री आमरस बाजार में बेचना शुरू कर देती है। वो आमरस इतना स्वादिष्ट था कि गांव के सभी लोग उसके आमरस के ऊपर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते सावित्री का सारा आमरस खत्म हो जाता है और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती है। अरे वाह, अगर मैं पूरे महीने भी अपनी मालकिन के यहाँ नौकरी करती तो इतने पैसे कभी कमा नहीं पाती। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो मुझे अब जादुई आमरस का हैंडपंप मिल गया है, और मैं इसके जरिए अपने बुरे दिनों को सुधार लूंगी और अपनी बेटियों को किसी काबिल बनाऊंगी। उस दिन सावित्री बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बेटियों की पसंद का खाना बनाती है, जिसके चलते उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही अब सावित्री रोजाना जादुई हैंडपंप से आमरस निकालती है और लोगों को बेचती रहती है, जिसके चलते उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है और वो अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छे स्कूल में डाल देती है। जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगती है।